ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और आज के क्यूज़ डिस्कस करते हैं। आज क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा सा साइड शो बनकर रह गए हैं, पहले उसको निपटा देते हैं। कल हमने एक बात की थी आशीष की ग्लोबल क्यूज़ नैस्डैक वगैरह से अच्छे मिलेंगे आपको कल सुबह, क्योंकि टेस्ला के नंबर्स पोस्ट मार्केट आवर्स आए थे और वो पोस्ट मार्केट आवर्स में 12% ऊपर था, लेकिन कल टेस्ला 22% चढ़ गया। तो टेस्ला की वजह से पहली बार हफ्ते में S&P 500 चढ़ा। अब काश हमारे पास भी एक टेस्ला होता जो थोड़ा सा हमारी मार्केट को हेल्प कर देता। तो हमारे पास भी हैं हमारे खुद के स्टॉक्स, लेकिन हमारे वो जो बड़े स्टॉक्स हैं वो उतना चल नहीं रहे। हालांकि HDFC बैंक थोड़ी सी हेल्प करता है, लेकिन फिर भी टेस्ला कल 22% चला, उसकी वजह से S&P चढ़ा। लेकिन डाउ जोन्स पर प्रेशर था IBM और बोइंग की वजह से। लेकिन बात करते हैं टेस्ला की, 22% का यहाँ पर जंप आया आशीष Q3 के नंबर्स के बाद, और 2013 के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी रैली थी ये टेस्ला में, और 2010 के IPO के बाद दूसरी सबसे बड़ी रैली थी। मैं इसको क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि नैस्डैक जो है वो पूरी मार्केट्स का लीडर है, और वहाँ पर अगर एटलीस्ट कुछ अच्छे मूव्स आ रहे हैं, हमने 2-3 दिन पहले एनवीडिया का देखा था कि $3.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट हुआ था, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। एटलीस्ट US मार्केट से साइन खराब नहीं है। S&P 500 240 दिनों से लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। और एक और चीज़ जो हुई वो जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने कहा कि रेट हाइक नहीं होगा अगले हफ्ते। आई थिंक ये एक बड़ा ट्रिगर है। वो जो येन कैरी ट्रेड वगैरह के रिस्क हो रहे थे वो भी थोड़े से ख़त्म हुए। दिक्कत क्या है हमारी मार्केट में, अच्छा क्रूड भी थोड़ा सा नीचे आया ग्लोबल क्यूज़ की जहाँ तक बात है, 76-77 के करीब जो आ गया था, अब 75 के आसपास आ गया है ब्रेंट क्रूड। और ये वो डॉलर वाला रेट दिखाइए, इंडिया का रेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो $75 के आसपास आ गया ब्रेंट क्रूड, ये भी एक पॉजिटिव है हमारे लिए। लेकिन दिक्कत ये है हमारी मार्केट की कि हम ग्लोबल से मतलब कम इन्फ्लुएंस्ड हैं, और ज़्यादा हमारे खुद के जो डोमेस्टिक क्यूज़ हैं उनकी वजह से। ठीक बात है। और हाँ, और ग्लोब में ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। कल सुबह हम लोग टेस्ला की चर्चा कर ही रहे थे, उसी ने थोड़ा सा बढ़िया चाल चल दी, अदरवाइज सब कुछ वैसे ही है। तो अपने डोमेस्टिक संकेत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आऊँगा अपने सेटअप पे सारी बातचीत करूँगा, लेकिन आपने कहा एक रील बनाते हुए आ रहे थे आप, तो क्यों ना उसी से शुरुआत करी जाए। कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आपके लिहाज से, जो आप बता रहे हो एक्सीडेंट्स ऑफ द डे? मैं बिग स्टॉक्स बाद में आते हैं। हाँ। एक्सीडेंट्स ऑफ द डे आज कौन से? देखिए, आज मेरे ख्याल से सबसे जो खराब नंबर मैंने पढ़े, जितने पढ़े उनमें सबसे खराब नंबर इंडसइंड बैंक का है। कॉन्टेक्स्ट में रखिए आप हमेशा चीज़ों को। आप बैंकों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर्स अच्छे आएंगे, लगातार एक एक बैंक के डिसेंट नंबर्स आ रहे हैं। एक्सिस बैंक के डिसेंट नंबर्स थे, कोटक के अच्छे नंबर्स थे, सिटी यूनियन बैंक के अच्छे नंबर्स थे। एक सिर्फ आप बीच में वो एक सिर्फ खराब नंबर आया था कोटक का, वो भी एक्सपेक्टेड लाइन पे था। उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स अच्छे थे। और कल तो ये किस तरीके से डे हाई पर बंद हुआ था इंडसइंड बैंक, तो मेरे ख्याल से आज का शायद एक्सीडेंट ऑफ द डे इंडसइंड बैंक हो। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्रेशर क्रेडिट कॉस्ट पर, आप देखिए प्रेशर नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर, और फीस इनकम वो भी कम हुई इनकी। तो ये नंबर्स बहुत ख़राब हैं। और मैं क्यों इस चीज़ को आज फोकस में ले रहा हूँ, क्योंकि ब्रोकरेजेस ने जो अर्निंग्स हैं उसको भी कम किया है, 20 से 30% घटाया है, और ये बैंक निफ्टी के ऊपर आज शायद थोड़ा प्रेशर डाले। अब एक चीज़ है, स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन कल ऊपर था, तो इसके लिए शायद थोड़ा सा प्रेशर आए। इसको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करेगा एक्सिस बैंक, जहाँ पर वो बड़ा न्यूज़ आया है, MD एंड CEO का अप्रूवल, अमिताभ जी का जो अप्रूवल आया है वो बड़ा पॉजिटिव। और एक्सिस बैंक वैसे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो उसको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करेगा। और एक्सिस का वेट इंडसइंड से ज़्यादा है, तो शायद थोड़ा सपोर्ट करे। लेकिन इंडसइंड क्लियरली आज का मुझे लग रहा है कि एक्सीडेंट ऑफ द डे पॉसिबल है। बाकी जहाँ तक नंबर्स की बात है, ITC, अब क्या कहें ITC के नंबर्स को, रेजिलिएंट कहूँगा मैं ITC को। एक एनवायरनमेंट, जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें वॉल्यूम और रेवेन्यू अच्छा था। देखिए स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, ये 520 वाला 470 तक आ चुका है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा पोजीशनिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ी सी रिलीफ रैली पॉसिबल है। 480-85 तक शायद एक बार स्टॉक चला जाए, वहाँ पर शायद सेलिंग भी आ जाए। लेकिन मतलब थोड़ा सा ITC के नंबर्स मुझे उतने ख़राब नहीं लगे। हाँ, मार्जिन पर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन उसकी कंपनी ने कुछ रीजंस दिए हैं। लेकिन टॉप लाइन बहुत स्ट्रांग है उनकी, वो मुझे अच्छी लगी। और सिगरेट और FMCG ठीक ठाक है, होटल काफ़ी अच्छा है, और एग्री जो ITC के लिए माना जाता है कि अगला बड़ा ट्रिगर होगा, वहाँ बहुत शानदार ग्रोथ है, तो ITC पर नज़र रहेगी मेरे ख्याल से। आज गोदरेज कंज्यूमर पर नज़र रखें। गोदरेज कंज्यूमर में लीवर के गिरावट के बाद और वैसे ही उसके अपडेट कमज़ोर थे, तो पोजीशनिंग काफ़ी ख़राब थी गोदरेज कंज्यूमर में। आज मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी रैली हो सकती है, क्योंकि अच्छे नतीजे थे
एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ये डिमांड वीक थी, जहाँ पर Q2 का अपडेट कमज़ोर था और जहाँ पर शेयर जो है वो 52 वीक हाई से करीब करीब 16%, 53 वीक नहीं होता 52 वीक होता है, तो 52 वीक हाई से करीब करीब 16% स्टॉक गिर चुका है। तो उस हिसाब से नंबर्स उतने ख़राब नहीं है। रेवेन्यू 3666 करोड़, एक्सपेक्टेशन था 3500 करोड़ का, एबिटा 759 करोड़, एस्टिमेट था 732 करोड़ का, मार्जिन ठीक ठाक है तो उस वजह से, और वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक रही 7%, हम 7 to 8% एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये मेरे ख्याल से एक आज वन ऑफ द स्टॉक्स ऑन द अपसाइड हो सकता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जहाँ कल लीवर इतना पिटा उसके हिसाब से। एनटीपीसी के नंबर्स खराब है, एनटीपीसी के नंबर्स खराब है, लेकिन एनटीपीसी की कॉल होनी है, उसमें पता चलेगा कि ये नंबर्स इतने खराब क्यों हैं आशीष। लेकिन जो बेसिक मैंने पढ़ा, फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई रही यहाँ पर और बाकी अदर एक्सपेंसेस थे जो उनका एक इम्पैक्ट, उसकी वजह से मार्जिन पर एक इम्पैक्ट आया। रेवेन्यू इनका घटा है जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा, 43,000 करोड़ आएगा। एबिटा घटा है 9,600 करोड़ पर, एस्टिमेट 12,000 करोड़ का था, और मार्जिन भी घटे यहाँ पर। प्रॉफिट 4,600 करोड़ पर है, वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ये इनकी एक कॉल होगी आई थिंक आज सुबह, उससे पता चलेगा कि ये नंबर्स क्यों ख़राब आए। लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो थोड़े से मुझे फीकी साइड पर लगे एनटीपीसी के। अपफ्रंट सारे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स थे, खबरें थी, उनका निचोड़, और शायद आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है इंडसइंड बैंक। अच्छा, हमने ग्लोब की बात करी थी, ग्लोब में ऐसा कुछ खास नहीं और हमारे इंटरनल्स इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआती गोता खाया भारतीय बाजार में, शुरुआत अच्छी हुई, गोता खाया, फिर रिकवर करा, उसके बाद लार्जली साइडवेज ही रह गया पूरा सेशन। ऐसे में इसमें सेटअप कैसा लग रहा है अब आपको? जी एक सेटअप की बात कर लेते हैं। चलिए, सेटअप मार्केट का ठीक ठाक है आशीष, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इस समय पिछले कुछ दिनों में लगातार एफआईज की सेलिंग है। आज भी देखिए एफआईज ने करीब करीब कल भी मतलब 5,000 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईएस ने करीब करीब 3600 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआई की सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है एज इट इज़, वहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। कल ग्रॉस सेलिंग भी बढ़ रही है वापस, 17,600 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग हुई। अब देखिए नंबर लगातार इस तरीके से आ रहे हैं। बीच में 2 दिन आए थे जिसमें लग रहा था कि शायद एफआई की सेलिंग कम हो रही है, थक गए, लेकिन अब वो ऐसा कुछ है नहीं। 5-5 हज़ार करोड़ के करीब की वापस सेलिंग यहाँ पर रिज्यूम हुई है। उसके अलावा और इसका मतलब क्या है, पिछले 19 दिन का अगर आप एक्शन देखें तो एफआई की करीब करीब 1,08,000 करोड़ की बाइंग हुई और डीआईएस की करीब करीब सेलिंग हुई और 1,06,000 करोड़ सामने डीआईएस ने खरीदा। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, किसी एक महीने में पहली बार 1,00,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग हुई और अब तो महीना खत्म भी नहीं हुआ है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स 1,600 करोड़ की बाइंग है यहाँ पर और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2,700 करोड़ की बाइंग है, तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, बार बार ये बात हो रही है। बैंक निफ्टी में 1,300 करोड़ की बाइंग है, निफ्टी में बहुत कम है 179 करोड़ की। और अगर आप वो टेबल देखेंगे ना, पिछले 5-6 दिन से रोज एफआईज एटलीस्ट बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी भी चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी कोई बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो बार बार 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। कल भी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में बड़ी रैली हुई, लेकिन वो रैली टिक नहीं पाई। अगर आप देखें बैंक निफ्टी, हाँ डे लो पर नहीं बंद हुआ, लेकिन डे हाई पर नहीं टिक पाया। 51,780 का हाई लगा के 51,530 पर हम बंद हुए। खैर एनीवे, लॉन्ग शॉट में कल पहली बार एक डिसेंट चेंज देखने को मिला है। कल 10,700 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 12,000 शॉर्ट कवर हुए हैं यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर नेट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और अब देखिए पहली बार, अब दिक्कत क्या है ना, वो गिरा इस तरीके से कि वो हल्का सा बाउंस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो समझ में आएगा कि थोड़ा सा तो बढ़ा है। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। हम 1,70,000 नेट शॉर्ट तक पहुंच गए थे, अब हम 1,47,000 पर आए। तो 27 सितंबर के बाद पहली बार 10,000 से ज़्यादा लॉन्ग जुड़े और पहली बार 11,000 से ज़्यादा शॉर्ट कवर हुए 27 सितंबर के बाद। 27 सितंबर एक्सपायरी के आसपास थे हम, तो वो इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं कह रहा हूँ टेबल में देखिए आप, 1,70,000 शॉर्ट से अब 1,47,000 शॉर्ट पर आए। 32.6% लॉन्ग वाले अब हम 35% लॉन्ग पर आ गए। तो ये मामला फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। ऑप्शंस के आंकड़ों में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हुआ है, 14 पे है, अब 4.5% गिरा और पुट कॉल रेशो 1 पर आ गया। ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला है कि मार्केट चले बिना पुट कॉल रेशो बढ़ गया, 0.79 से 1 पर आ गया। बैन की जहाँ तक बात है, कल एस्कॉर्ट्स की ज़बरदस्त पिटाई हुई तो एस्कॉर्ट्स बैन में ऐड हो गया, लेकिन बिरला सॉफ्ट और जीएनएफसी बैन से बाहर आ गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बैन की जो लिस्ट है
वो अब गिरकर सिंगल डिजिट में आ गई है, करीब अब सिर्फ 9 स्टॉक्स बैन में रह गए हैं। तो सेटअप फर्स्ट साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग सेटअप पर, लेकिन कैश की बाइंग ज़रूरी होती है मार्केट चलाने के लिए। देखिए शॉर्ट कवरिंग की रैली जो होती है ना वो पावरफुल होती है, लेकिन वो टिकती नहीं है। मार्केट की रैली चलाने के लिए कैश मार्केट की बाइंग और सेंटिमेंट का इंप्रूव होना ज़रूरी होता है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ट्रेंड का बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही फॉलो अप सवाल फिर आपने वैसे अपफ्रंट क्लियर कर दिया कि जब तक वो टेक्सचर क्लियरली अभी भी सेल ऑन रैलीज का है, पर सेटअप में ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव्स विजिबल है। कब कॉल लें हम लोग, क्या क्या देखें जब ये डिसाइसिव पता चले कि ये ट्रेंड अब बदल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये अब इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका कोई एक जवाब नहीं होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो फैक्टर्स, अच्छा वो फैक्टर्स ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ आएँ। कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी तीसरा आ जाता है, कभी सारे एक साथ आ जाते हैं। निफ्टी में अगर गैप डाउन हो और हम डे हाई पर बंद हो, सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होता है वो ये होता है, वो उस दिन मार्केट का एक समझा जाता है कि हार्ड बॉटम। मार्केट में देखिए जब भी ट्रेंड बदलता है ना, वो या तो अच्छी खबर पर टॉप बनता है या खराब खबर पर बॉटम बनता है मार्केट में। वो सबसे बड़ा फैक्टर वो होता है। तो किसी दिन अगर बड़ा गैप डाउन हो मार्केट में, हम सुबह उठे हैं 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो और मार्केट उस दिन जैसे डीमॉन वाले दिन हुआ था, या जैसे वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाले दिन हो, ब्रेक्जिट वाले दिन हुआ था, जैसे ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो अगर गैप डाउन हो और हम डे हाई पर बंद हो, या किसी खराब खबर पर हम डे हाई पर बंद हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर एडवांस डिक्लाइन आपका, जैसे परसों का एडवांस डिक्लाइन था, अब अगर हमें कल फॉलो थ्रू मिल जाता है उसका, परसों के एडवांस डिक्लाइन का कल हमको फॉलो थ्रू मिल जाता है, कल ये 1500 बढ़ने वाले होते, 900 गिरने वाले होते, या 1200 बढ़ने वाले होते, 1000 गिरने वाले होते, बेसिकली 1:1 या उससे बेटर का एडवांस डिक्लाइन 3 से 4 दिन तक अगर रहे, तो उससे एक ये क्लैरिटी बनती है कि हाँ थोड़ा सा लोअर लेवल पर एटलीस्ट आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। इंडेक्स में भले ही ना रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लेकिन आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। या फिर एक और बहुत बड़ा साइन होता है, प्रमोटर्स बाय करना शुरू कर देते हैं। अब तक तो देखिए अभी भी QIPs आ रहे हैं, अभी भी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, अभी भी प्रमोटर माल छोड़ ही रहे हैं, बड़े बड़े IPOs आ रहे हैं। आज भी एक बड़ा IPO खुल रहा है वो एफकॉन्स का। तो अभी जब तक ये रहेगा तब तक थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, अब जैसे आए मामला कि ब्लॉक डील में एक प्रमोटर ने माल खरीदा है, या फिर एक आया कि प्रमोटर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में खुद स्टॉक ले रहा है, मेरे ख्याल से हम ज़्यादा दूर नहीं है उससे, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स गिरे हैं खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, जब वो शुरू हो तो एक साइन होता है। या फिर मार्केट में 3-4 दिन वायलेंस रहे। वायलेंस से मेरा क्या मतलब है, मैं बोलना भी ना खत्म करूं कि निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट है और निफ्टी वापस 100 पॉइंट रिकवर हो जाए, या मैं बोलना भी ना खत्म करूं कि निफ्टी 100 पॉइंट रिकवर कर रहा है, वापस वो 100 पॉइंट गिर जाए। वो कई बार ऐसे फेजेस आते हैं। वो जब वायलेंस आएगी ना मार्केट में, वो एक और साइन होता है कि हम ट्रेंड चेंज के करीब हैं। तो ये स्क्रीन बता देती है, अभी तो स्क्रीन ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है, अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, तो जंप ना करें कंक्लूजन की तरफ, पहले स्क्रीन कुछ कहे तब वो कॉल लीजिएगा। खैर, निफ्टी कल का स्क्रीन पर आएगा, खुलते ही बेचने का मन टेक्सचर सेल ऑन रैलीज का बना हुआ है। जस का तस, जब तक वो कमा के दे रहा है तब तक एंजॉय करिए। और ये भी बात हुई थी, दिन ऐसा है कि दोनों तरफ के मूव्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे चार्ट, फ्रेश अप्रोच कर लेके चलें। आपने सब समझा दिया, ग्लोब से लेकर सेटअप से लेकर क्या क्या देखना चाहिए निफ्टी पर, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स वॉच आउट करने और क्या अप्रोच रखें? देखिए आशीष, अप्रोच तो वही है जो कल भी थी। बेसिक अप्रोच ये रहेगी कि दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार हैं। कुछ टाइम तक इस मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेड्स लें, पोजिशनली शॉर्ट रहें। ये मेरी अप्रोच है पिछले 3-4 दिन से कि पोजिशनली शॉर्ट रहें और इंट्राडे में ट्रेड करें। बड़ा ट्रेंड क्योंकि इस मार्केट का सेल ऑन रैली का है। अच्छा, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। वो क्यों? आपने देखा होगा कई बार ट्रेंडिंग लॉन्ग मार्केट में फ्राइडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है वीकेंड पे थोड़ा पैसा घर ले जाना। तो शॉर्ट्स ने बहुत पैसा बनाया है इस मार्केट में, तो हो सकता है वो थोड़ा पैसा घर ले जाना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग इंटरडे ट्रेड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो इसलिए मुझे ही लग रहा है कि दोनों साइड की ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ है, लॉन्ग्स की हिम्मत होगी नहीं कि वीकेंड पे कैरी करें, तो इसके लिए टुवर्ड्स द एंड शायद फिर थोड़ा सा प्रेशर भी बन जाए। तो इसके लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे आपको। यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी पहले आपको 24,480 पर, कल का हाई, वहाँ से हम स्लिप हुए थे सुबह खुलते ही, और बड़ी रेजिस्टेंस है 24,550 से 24,600। जब तक ये क्रॉस नहीं होती तब तक
टेक्सचर मार्केट का खराब ही रहेगा, सेल ऑन रैली का रहेगा। तो पहली ट्रेड क्या है? पहली ट्रेड सेल ट्रेड है। 24,450 से 24,500 के जोन में जहां भी आपको फेलियर होता हुआ दिखे वहां पे बेचें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 24,600 का। भी हो सकता है 24,500 पे 24,520-30 हो जाए, लेकिन वो आप स्क्रीन पर देखें कि फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। रैली का फेलियर जहां हो वहां शॉर्ट है, और एक 24,600 के या डे हाई से 50 पॉइंट ऊपर का एक स्टॉप लगा लें, जो भी वो लेवल्स हों। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? सबसे पहले 24,341 से 24,381, लास्ट के 2 दिन का लो। कल का लो परसों के लो से खराब था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जाके हम बंद हो गए थे। तो इसके लिए ये 2 क्रूशियल लेवल हैं, 24,341 और 24,381। इसके नीचे अगर आप फिसले तो मुझे लग रहा है कि फिर 24,250 से 24,300 का रास्ता ओपन होगा, और 24,350 अगर प्रोटेक्ट हो रहा हो और अगर मार्केट उसके ऊपर टिकने को तैयार हो, जैसे कल मार्केट टिक गया था उस 24,350 के ऊपर, तब एक लॉन्ग ट्रेड भी बनेगी वहाँ पर, और एक स्टॉप लॉस होगा उसमें 24,300 का। अगर तो आप नहीं कर सकते दोनों साइड की ट्रेड, तो कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी 50 का आज फ्राइडे का अप्रोच। निफ्टी बैंक बार बार चर्चा होती रही इस पूरे हफ्ते कई बार कि एक शेड बेहतर है, एक पायदान बेहतर है। कल दिन भर यही वो पॉकेट थी जो आउट परफॉर्म कर भी रही थी। वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और ये पहुंची अपने वो रेजिस्टेंस बैंड पे। पहला रेजिस्टेंस जो आपने कल मेंशन करा था, वहां पे निफ्टी बैंक सिमटता हुआ नजर आया। आज एक्सिस है, आज इंडसइंड बैंक है, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे एट प्ले। क्या अप्रोच रखें निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए, बैंक निफ्टी पर आज वो 2 चीज़ें हैं। एक तो इंडसइंड बैंक की वजह से मूड ख़राब होगा, यस, सबसे क्लियर चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सिस बैंक का चार्ट रख दीजिए आप ज़रा, और एक्सिस बैंक में एक 10-15 दिन का एक चार्ट ले आइए। एक्सिस बैंक की वजह से आज थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधरेगा। ये तो खैर एक्सिस बैंक का कल का चार्ट था, 14 डे चार्ट है, और ये मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक कुछ हद तक कॉम्पनसेट करेगा, और एक्सिस बैंक का वेट इंडसइंड बैंक से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आपके पास एक एक्सीडेंट ऑफ द डे है तो एक अच्छा न्यूज़ ऑफ द डे भी है। लेकिन HDFC बैंक अभी भी बैंक निफ्टी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत कड़ी है। HDFC बैंक साइन दे रहा है, लेकिन अब इशू क्या है HDFC बैंक में मैंने बात की थी करीब यहाँ से जब 100 रुपये नीचे था, वो जब नंबर्स आए थे कि ये अब स्टॉक चलने को तैयार है। अब इसका वापस टेस्ट होगा 1780 1790 के आसपास, जहाँ आकर ये पिछली बार रुका था और हार्ड टॉप बनाया था। देखिए किस तरीके से वहाँ से गिरा था, याद है आपको डबल टॉप जब उसने बनाया था तब। तो वो अब वापस उस लेवल पर आ रहा है, तो वहाँ पर HDFC बैंक का भी टेस्ट होगा। खैर एनीवे, अब बात करते हैं इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। पहले इंडेक्स पर 51,200 कल का लो बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशल है, और फिर उसके बाद आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो रिसेंट लो रहा है 51,000। बैंक निफ्टी मैंने हो क्या गया आशीष, एक 600-700 पॉइंट का एक बैंड बन गया जिसमें सारे सपोर्ट और सारे रेजिस्टेंस हैं। देखिए सपोर्ट 51,200 पर और फिर 51,000 पर। रेजिस्टेंस कहाँ है? हाँ, अगर 51,000 टूटा तो फिर आपको अक्टूबर का लो 50,200 उसके भी दर्शन हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार है। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है बैंक निफ्टी पर? 51,750 से 51,800 के बीच में। देखिए क्या क्या प्लेस्ड है। कल का हाई प्लेस है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है, सिर्फ इस 250 पॉइंट के बैंड में, मतलब यहाँ से 250 पॉइंट के बैंड में। और उसके बाद अगर ये क्रॉस हुआ तो 52,000 से 52,100 चार्ट के हिसाब से, जहाँ से हम वो रैली फेल हुई थी बैंक निफ्टी की। तो अप्रोच यही रहेगी कि कोई भी रैली फेल हो बैंक निफ्टी में, वहाँ सेल करें और एक 100 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। अगर 51,200 बच जाए लोअर लेवल पर, जैसे कल बच गया था, अगर 51,200 बच जाए लोअर लेवल पर, तो वहाँ पर बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 51,000 का सिस्टम में। थोड़ा डीप रखना होगा क्योंकि अदरवाइज वो आपका स्टॉप खा जाएगा। तो इसके लिए अगेन ओनली इफ़ यू आर कंपल्सिव ट्रेडर, अदरवाइज इस मार्केट में ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टर बन जाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लीजिए भाई साहब, हो गई तैयारी इंडेक्स के लिहाज से। आज निफ्टी बैंक की हमारी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ देर में उनसे बातचीत, लेकिन